नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। नेपाल में नई सरकार है। सब जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के नीचे भारत नेपाल के रिश्तों को कैसी गति मिलेगी, कैसी ऊंचाई मिलेगी। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ हैं मेजर जनरल अशोक मेहता। भारतीय सेना के जनरल हैं, गोरखा अफसर हैं और नेपाल से उनका बहुत ही भावनात्मक लगाव है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है और मैं चाहूँगा कि रेड ओवर ग्रीन के दर्शकों के लिए आप अपने बारे में कुछ बताएं। जी, मैं नेपाल का प्रेमी हूँ और नेपाल में मुझे बहुत लोग जानते हैं। अधिकतर फौजी नेपाल में। मैं सबसे पहली दफ़ा नेपाल 1959 में गया था और 1959 के बाद लगातार आता जाता हूँ नेपाल में। जी। मात्र जब माओइस्ट इंसर्जेंसी चल रहा था 10 साल के लिए, तो उस दौरान में मैं इतना जाने का मौका नहीं मुझे मिला, क्योंकि मुझे माओवादियों ने धमकी दी हुई थी। ओके। ये बहुत लोगों को कम लोगों को पता है, क्योंकि मैंने कुछ बातचीत में बीबीसी नेपाली सर्विस को कुछ ऐसी बातें कह दी जो उस समय माओवादी बहुत नाराज हो गए। आप उनके निशाने पे आ गए। मैं उनके निशाने पे था। ओके सर। लेकिन उसके बाद जब मेरी मुलाकात प्रचंडा से हुई और मेरी कुमार दहल प्रचंडा जो बाद में प्रधानमंत्री बने। ओके। तो मैंने एक किताब लिखी थी अबाउट द नेपाल सेना, रॉयल नेपाल आर्मी मीटिंग द माओइस्ट चैलेंज। ओके सर। और वो किताब प्रचंडा ने पढ़ी और जब वो ऑफिशियल विजिट पे इंडिया आए तो मुझे मिल के कहा, उन्होंने पब्लिक में कहा कि हम लोगों ने आपकी किताब से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन जितनी बातें आपने लिखी हैं उन सब से हम सहमत नहीं हैं। कुछ बातों के साथ सहमत है। तो मेरी दोस्ती नेपाल के साथ बहुत घनिष्ठ है और मैं पिछले 15 साल में कम से कम अब एक गांव में रहता हूं नेपाल में। वो एक गुरुंग गांव है और जितने भी हमारे फौजी हैं गोरखा पलटन के, अधिकतर गुरुंग मगर वैसे जाए। तो मैं वहाँ रहता हूँ और जब भी नेपाल जाता हूँ, अभी जैसे जेनजी हुआ तो जेनजी के बिल्कुल होने के बाद मैं वहीं था। जब चुनाव होना था उसके पहले मैं वहाँ था, मैं चुनाव के टाइम पर वहाँ था, मैं चुनाव होने के बाद भी वहीं था। और ये पहला चुनाव नहीं है, मैंने बहुत चुनाव नेपाल में देखे हैं। जी हाँ। अब सवाल आपका ये जो बालेन्द्र शाह सरकार का आपने पूछा कि किस गति और किस ऊंचाई, तो हमारा एक साथी है मेरे गांव लामेहाल में, तो उसको मैंने फ़ोन कर पिछले हफ्ते पूछा था कि ये नई सरकार से आप लोग कैसे हैं, खुश हैं? कहते हैं एकदम बिल्कुल वंडरफुल, बहुत खुश हैं, क्योंकि ये नेपाली जो गांव में रहते हैं और जगह जगह में रहते हैं वो बहुत तंग आ चुके थे नेपाल के अनस्टेबल सरकार होने की वजह से। 17 साल में 14 सरकारें और सिंगल पार्टी गवर्नमेंट कभी नहीं बनी। 30 साल के बाद एक सिंगल पार्टी सरकार बालेन्द्र शाह की बनी है और पहले वो 3 प्रधानमंत्री आपस में वो अंग्रेजी में कहते हैं म्यूजिकल चेयर्स खेलते थे। और जब मैं अभी गया, अभी पोखरा नेपाल जहाँ मैं रहता हूँ, तो वहाँ एक पुल के ऊपर अभी तक लिखा हुआ है
जो चुनाव के पहले था कि नो टू शेरे यानी कि शेर बहादुर देउपा देउपा। नेपाली कांग्रेस के 5 मर्तबा प्रधानमंत्री हुए हैं। नो टू ओली सर जो यूएमएल कम्युनिस्ट लीडर के 4 दफा प्रधानमंत्री हो और चुके हैं। आखिरी प्रधानमंत्री थे जनजी के टाइम। और जयंती के टाइम और प्रचंडा, जी हाँ। वो तीनों का नाम अभी तक लिखा है नो 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 नो। ओके, इससे पता चलता पता है नेपाल कि में कितने वो गुस्सा लोग है। गुस्सा थे, और खासकर भ्रष्टाचार से। जी हाँ। भ्रष्टाचार नंबर 1 था। तो बालेन शाह की सरकार जब चुनाव हुआ, तो जब इन्होंने इनकी ओथ स्वेरिंग इन हुई 27 शपथ ग्रहण हुई जी। 27 मार्च को, उसके नेक्स्ट दिन 28 को ये जितने भी भ्रष्टाचार से लदे हुए लीडर थे, 2 तो इन्होंने, एक ओली को तो अरेस्ट कर दिया, जी हाँ। और अरेस्ट वारंट इशू कर दिया। बाकी 2 प्राइम मिनिस्टर, उनकी जान चलने लगी। और बहुत से और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेस वाले हैं, जिनके बारे में भ्रष्टाचार का एलिगेशंस बहुत रहा है, उनके बारे में अब जांच हो रही है। तो खुशी मुझे लगती है कि खुशी का एक कारण जी हाँ। ये भ्रष्टाचार के ऊपर हमला करना, और बेइंतहा हमला, ऐसा हमला हमने कभी नहीं देखा। और ये नेपाल के अंदर जी हाँ। और ये हमला कौन कर रहा है? उनका जो नया होम मिनिस्टर था सुदान गुरुंग, जिन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने अपने 10-20 दिन के अंदर खूब चमत्कार दिखाए। ओके। और लोग बड़े खुश थे। जी हाँ। सो संक्षेप में, लोग इस सरकार के साथ, जनता, नेपाली जनता बहुत खुश है और उम्मीद से है। और बिल्कुल उम्मीद पर है कि अब ऐसी सरकार हमें चाहिए थी और हमको मिल गई। अब 2-3 बातें और इस सरकार के बारे में बोलना आवश्यक है। पहली बात, हम बात तो कर चुके हैं कि फर्स्ट टाइम स्टेबल गवर्नमेंट है। जी हाँ। 2/3 मेजॉरिटी का करीब 2 सीट छोड़ के, लेकिन अपर हाउस में 0 रिप्रेजेंटेशन है और प्रोविंसेस में 0 रिप्रेजेंटेशन। इलेक्शंस नहीं हुए अभी अब क्योंकि इलेक्शन अभी नहीं हुए, और ये एक पार्टी रासपा, जिसका इलेक्शन सिंबल घंटी है सर, रासपा 2021 में वो जन्म लिया उसने, तो इट्स ओनली 5 ईयर ओल्ड पार्टी। जी हाँ। फिर भी उन्होंने काफी चमत्कार दिखा दिए हैं। सो दूसरी बात, जो रासपा घंटी पार्टी ने क्या किया है कि जो मधेशी पार्टी थी, जो भारत के साथ जो इलाका लगता है। है, जी हाँ, उनको तो वाइप आउट कर दिया है। बालेंद्र शाह स्वयं मधेसी हैं। वो मधेश में उनका जन्म हुआ है, लेकिन सारी जिंदगी उन्होंने काठमांडू और उधर गुजारी है। जी हाँ। सो उनका बड़ा अच्छा ये ब्लेंड है, हिल्स, पहाड़ के साथ और मधेश के साथ। राइट सर। और एक पहला लीडर ऐसा है कि जो जन्मा मधेश में, और जो पढ़ाई लिखाई और वो पॉलिटिकल, और भारत में उन्होंने जी, टेक्निकल ट्रेनिंग पाई, अपनी इंजीनियरिंग ट्रेनिंग पाई हैदराबाद में। जी। सो उनका संबंध मधेश के साथ है, पहाड़ के साथ है और भारत के साथ। एब्सोल्युटली सर। इसके बाद मधेश का खुलासा करने के बाद मधेशी पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, ओली की पार्टी, प्रचंडा की पार्टी, इनके पास 110 सीट होती थी पार्लियामेंट में। जी हाँ। वो अब 110 सीट से 40 के नीचे आ गई हैं।
टोटल रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में। सो ऐसा सफाया कभी किसी पार्टी का नहीं हुआ। देखा गया। और थर्ड बात इसके में जो नोट करने वाली है वो है कि जो राजा के प्रति जो भावना थी, जो जिसको रॉयलिस्ट कहते हैं, प्रो मोनर्की कहते हैं, उनका भी खुलासा हो गया है। सीट्स उनका भी एक धड़ा था जो, लेकिन सॉरी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोनर्की या राजावाद की तरफ लोगों की भावना घटी हो। नहीं। लेकिन ये इलेक्शन ऐसी थी, ये एक किस्म का एक तूफान था। राइट सर। इस तूफान की वजह से रास्ते में जो भी था बह गया। बह गया। और अभी सिर्फ और सिर्फ रासपा रह गया है। और रासपा इस पार्लियामेंट में कोई ऑपोजिशन ही नहीं है, करीब करीब। जी हाँ। नेपाली कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी होती थी, जी हाँ। इज डाउन टू 38 सीट्स। सर, लेकिन मेरे से सवाल पूछा जाता है और मुझे मैं समझता हूं कि आप भी पूछने वाले थे कि ये पार्टियां जिनका खुलासा हो गया है, कैन दे बी रिवाइव, ये लौट सकती हैं, वापस आ सकती हैं? तो संक्षेप में इसका जवाब ये है कि नेपाली कांग्रेस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ओके। और देउपा को छोड़ दिया है और गगन थापा एक नए लीडर, यूथ लीडर है, 49 इयर्स एज। मैं जानता हूँ पर्सनली, हम इकट्ठे थे यूएस में एक टाइम पर। और वैसे ही प्रचंडा ने, जी हाँ, जो मात्र एक प्रधानमंत्री हैं जो बचे हुए हैं और वो पार्लियामेंट में हैं। ओके। नहीं तो पहले पार्लियामेंट में कम से कम 3-4 पूर्व प्रधानमंत्री होते थे। अब नहीं है कोई। और प्रचंडा ने भी नई माओइस्ट की जगह एक नई पार्टी, प्रो चाइना पार्टी कहते हैं, प्रो चाइना, लेकिन मेरी समझ में वो प्रो नेपाल है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। ओके। उसको खड़ा किया है। सो जो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर पुराने धब्बे लगे हुए थे, ओल्ड एज लीडरशिप के, उनको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। कम से कम ये दो पार्टीज, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाली यूएमएल में ओली अपना पद नहीं छोड़ रहे। और जब तक वो अपना पद नहीं छोड़ेंगे पार्टी में, उसमें कोई तरक्की नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट खूबी है इस बालन शाह सरकार की। बालन शाह के बारे में 2 मिनट बात कर लें। जी हाँ। बालन शाह का स्टाइल इज मोर इम्पोर्टेंट देन सब्सटेंस। उनकी सबसे लंबी स्पीच 3 मिनट की है। वो प्रेस से बात ही नहीं करते। 3 मिनट सिर्फ। 3 मिनट। और वो लोग वो किसी से बात नहीं करते। और उनकी खसूसियत ये है कि वो एक रैपर हैं। और उनका चुनाव होने के बाद उन्होंने एक वीडियो बनाया, ओके। जय महाकाली। वो वायरल हो गया इंस्टेंटली। ओके। जो भी बालन करते हैं वो वायरल हो जाता है, लेकिन स्पीच नहीं देंगे वो। ओके। और वो जो उनका 100 पॉइंट रिफॉर्म है, जी हाँ, वो 100 पॉइंट रिफॉर्म में बहुत सी रिफॉर्म आ चुके हैं। और जैसे कि अब लॉन्ग वीकेंड, पहले नेपाल संडे को काम होता था, उनकी छुट्टी एक ही दिन होती थी, शनिवार में। जी हाँ। अब वहाँ लॉन्ग वीकेंड चल रहा है, जैसे पूरे इंटरनेशनल जो प्रोसीजर है। तो
बालन शाह की सरकार ने कुछ ऐसे बदलाव लाए हैं और कुछ ऐसे बदलाव होने वाले हैं जिससे ये लगता है कि ये सरकार काफ़ी तैयारी करके आई है। ये हम नहीं कह सकते कि अचानक they were surprised that they became the elected government, surprised with the scale of their victory, the तूफान of their victory. उनकी जो जीत हुई इस तादाद में वो कभी नहीं सोच सकते, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि बड़ी तैयारी की हुई है और जो उनकी कैबिनेट बनी है पढ़ी लिखी है, वो उसमें 25 मिनिस्टर्स में कम से कम 10-12 मिनिस्टर का तो डॉक्टरेट है, टेक्नोक्रेट्स है। प्राइम मिनिस्टर खुद स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं। सो अभी लगता क्या है कि इस चेंजेस के साथ नेपाल में एक बात स्टेबिलिटी होगी और दूसरी बात, क्योंकि अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो कहते थे, खासकर इंडिया से, जो मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ जिनके साथ मेरी बात हुई थी, कि हर 1 साल 1.5 साल के बाद सरकार बदल जाती है। सो नाउ दैट इट इज पॉसिबल कि फॉर द फर्स्ट टाइम अगेन सर ये सरकार 5 साल चली। अभी तक कोई सरकार 5 साल नहीं चली है। सर, आपने नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स को बहुत खूबसूरती से बयान किया। 2 चीज़ें, एक इस सरकार में या जब इनका इलेक्शन हुआ बालन शाह का, तो उनके एक और पार्टनर है रवि लामिछाने। रवि लामिछाने को बैकग्राउंड में ही देखा जा रहा है, वो उतने विजिबिलिटी क्यों नहीं है उनकी? ये सवाल बहुत उम्दा है, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ बालन शाह के बारे में बात की और कुछ छोटी बात मैंने सुदन गुरुंग की हाँ। जो रिजाइन कर चुके हैं। लेकिन जो आदमी जिसने ये राष्ट्र पार्टी को बनाया, खड़ा किया और 21 सीट पहले चुनाव में जीता, वो है रवि लामिछाने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन उनके विरुद्ध चार्जेस हैं ऑफ फ्रॉड, एलिगेशंस ऑफ फ्रॉड, पासपोर्ट मिसयूज, मनी लॉन्ड्रिंग। सो अभी वो केसेस पे उनको क्लीन चिट नहीं मिली है। ही गॉट बेल, और बेल की वजह से वो चुनाव लड़ पाए और चुनाव उन्होंने भारी मात्रा से जीती है। अब देखा जाए तो लीडर तो खास रवि लामिछाने है। बालन शाह जो मेयर होता था काठमांडू का, और अभी रिसेंटली उन्होंने बुलडोजिंग फिर चला दी है, और ब्यूटिफिकेशन के लिए काठमांडू जो मेयर में करते थे, उनकी वो बहुत फेमस हैं मेयर के टाइम पर बुलडोजिंग का, इलीगल कंस्ट्रक्शंस का। सो जो वरिष्ठ लीडर है वो रवि लामिछाने, लेकिन क्योंकि उनके पीछे ये लीगल केसेस हैं और जब तक उनको क्लीन चिट नहीं मिलती वो बैकग्राउंड में है। क्योंकि दूसरी बात, वो तो ही इज द चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, सर। ही इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर इज बालन शाह, बट ही इज द मैन टू वॉच। और आज के दिन में ये बात कही जा सकती है कि जब उनको क्लीन चिट मिल जाएगी तो रवि लामिछाने और बालन शाह के बीच में तनाव
अवश्य बढ़ बढ़ ये सकता है, कंपटीशन भी हम देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं। और इनका जो एक समझौता हुआ था, सूदन, बाय द वे, सूदन गुरुंग ने बालिन शाह को राष्ट्रपति में लाया था। ओके। Sudan Gurung has played a major part in the rejuvenation of राष्ट्रपा और जीत में। जो रवि लामछाने हैं और सुदन गुरुंग और बालन शाह, एक उनका समझौता हुआ था 28 दिसंबर 2025 चुनाव के पहले। जी हाँ मैं वहीं था सर। नेपाल में। और उस समझौते में कुछ लोग कहते हैं, अब ये कहाँ तक सच है, कि पावर शेयरिंग एग्रीमेंट था कि 2.5 साल वो करेंगे और 2.5 साल वो करेंगे। ओके। ये बहुत हो चुका है नेपाल में। ओली और प्रचंडा के बीच में हुआ, देवपा और प्रचंडा के बीच में हुआ, देवपा और ओली के बीच में हुआ, और लोग कह रहे हैं कि ये हुआ, लेकिन किसी को मालूम नहीं है हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इट इज पॉसिबल कि ये तो हुआ मतलब है सर कि रवि लामछाने को हम उम्मीद करते हैं कि वो बैकग्राउंड में रहेंगे जब तक कि ये सारे चार्जेस से वो बरी नहीं हो जाए। बिल्कुल। हम बात करते हैं सर नेपाल और भारत के रिलेशंस की। हमने बात की नेपालियों की उम्मीदों पे कितनी ये सरकार खरी उतरेगी, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। भारत के अंदर ये एक कयास लगाए जा रहे हैं कि बालेन शाह भारत के प्रति एक कड़ा रुख अख्तियार कर सकते हैं। उनका एक कड़ा रुख है। भारत सरकार ने उन्हें अपने यहाँ आने का पहला निमंत्रण भी भेज दिया है। तो आप भारत के और नेपाल के संबंधों के बीच में क्या आप देखते हैं कि क्या मेजर हर्डल्स हो सकते हैं जिसमें बालेन शाह अपनी स्टाइल के मुताबिक भारत से कंसेशंस लेने की कोशिश करेंगे? क्या लिवरेज करेंगे वो? देखिए, पहली बात तो इस सरकार के बारे में हमने काफ़ी चर्चा की कि क्या क्या नई नई चीज़ें की। एक नई चीज़ सरकार, बालन शाह की सरकार, और शिशिर खनाल उनके विदेश मंत्री हैं। शिशिर खनाल और बालन शाह के बीच में एक नया डिप्लोमेटिक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बना है। ओके। जो कभी नेपाल में नहीं था, अभी बना है, जिसमें कौन प्रधानमंत्री को मिलेगा, कौन किस ओहदे का एम्बेसडर, इक्विवेलेंस प्रोटोकॉल, बड़ा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल बना दिया गया है। यहाँ तक कि जो सर्जियो गोर हैं, जो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, जी हाँ, और वो ट्रम्प के साथ बड़ी दोस्ती है उनकी, और ही इज प्रेसिडेंट ट्रम्प स्पेशल एनवॉय फॉर साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया। जी हाँ। और वो चाहते थे कि उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से हो। जी हाँ। और आपको सुन के ये ताज्जुब होगा कि बालन शाह उनसे नहीं मिले, और चर्चा ये हो रही थी कि वो सिर्फ बालन शाह को मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो अपना डिप्लोमेटिक स्टेटस नॉर्मल राजदूत से ऊपर देखते हैं। ओके। और लेकिन बालन शाह लोग मुलाकात नहीं हुई, और बीच में उनके यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी पॉल कपूर उसके पहले आ चुके थे। लेकिन ये डिप्लोमेटिक कोड ऑफ कॉन्डक्ट की एक कथा बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये चाइनीज एम्बेसडर जो एक थी, हाउ यांकी, प्रधानमंत्री ओली के वक्त में, प्रधानमंत्री के ओली के वक्त में, वो किसी भी टाइम, किसी भी दिन, वो या तो राष्ट्रपति शीतल निवास में पहुंच जाती थी या प्रधानमंत्री के बलवाटार पे पहुंच जाती थी, बिना किसी को बताए, बिना किसी से बात किए।
अब दिस वाज फ्री फॉर ऑल, तो उसको बिल्कुल अब रोक दिया गया है। सर्जियो गोर से मुलाकात नहीं हुई है, और अब हमारे विदेश सचिव जा रहे हैं, विक्रम मिस्री, उनसे मुलाकात नहीं होगी। ओके। मैं अभी कह सकता हूँ, आज अगर वो तक कोशिश करें कि बालन शाह से मिले तो नहीं मिल आज तक हमारे विदेश सचिव हर एक प्रधानमंत्री को मिल चुके हैं, ओके। बट ही विल नॉट बी एबल टू मीट बालन शाह। लेकिन शिशिर खनाल और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर, मॉरिशस में इनकी मुलाकात पिछले महीने हुई थी, हो चुकी है। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में। तो काफी बातचीत हुई। और आपका जो सवाल है भारत के साथ रिश्ते, अब ये पुराने इतिहास के मुताबिक लोग कहते हैं कि नेपाल एक देश है जो दो बड़े देशों चाइना और भारत के बीच में फंसा हुआ है। इट्स सैंडविच बिटवीन, इट्स अ बफर स्टेट। लेकिन हाल में मतलब लास्ट 30-40 इयर्स, यूएस इज ए वेरी की प्लेयर। और यूएस वहां पे क्यों है? क्योंकि चाइना तिब्बत में है, और चाइना के ऊपर नजर रखना यूएस का एक मुद्दा है। और जब भी कोई भी यूएस का राजदूत या कोई जाता है, वो तिब्बत के बारे में बात करता है। और जो तनाव यूएस और चाइना के बीच में है अभी, जी हाँ, नेपाल में वैसा तनाव भारत और नेपाल में नहीं है, जो नॉर्मली होता था। जी हाँ। बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में, पुराने जो मुद्दे हैं जैसे ट्रेड और कॉमर्स के बारे में, इकोनॉमिक ब्लॉकेट के बारे में जो 2015 में हुआ। सो मुझे ऐसे लगता है कि भारत को भूगोल ने, स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी ने ऐसी जगह दी है कि चाहे कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए नेपाल में, भारत को आप इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज भूगोल ऐसे बना हुआ है, ज्योग्राफी ऐसे है। और मैं जब अपने गांव में, आपने ज्योग्राफी की बात की कि भारत को इग्नोर नहीं कर सकते, मैं मानता हूं, लेकिन 2015 में क्या हमने इस ज्योग्राफी को ओवरप्ले नहीं किया था ब्लॉकेट में? तो वो बिल्कुल, और वो मैं समझता हूँ कि हमारा नेपाल उसे इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन भारत को उसे ओवरप्ले भी तो नहीं करना चाहिए। अब वो तो हो गया है पहले। अब पहले के रिश्ते, नेबरहुड फर्स्ट के पहले, हमारे इंडिया यूज्ड टू बिहेव एज ए बिग ब्रदर। ओके सर। अब आप आजकल हर एक देश अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहता है। हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सॉवरेनिटी देखते हैं, तो हमारे जो नेबर्स हैं वो भी देखते हैं, उनका राइट है। राइट। सो इकोनॉमिक ब्लॉकेड वो एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर था 2015 में, और उसका नुकसान अभी तक एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो नेपाल में है सर, वो उसका एक मुख्य कारण, बॉर्डर डिस्प्यूट को हम छोड़ दें, बॉर्डर डिस्प्यूट मैं समझता हूँ इतना महत्व नहीं है। लेकिन ये जब इकोनॉमिक ब्लॉकेड लग जाता है, और ये पहली दफा नहीं हुआ था 2015 में, ये 3 मरतबा पहले भी हो चुका है। सो इससे आम नेपाली जनता को प्रभाव पड़ता है। राइट सर। हम यहाँ से एक चीज देखते हैं, बालन शाह ने आने के साथ एक हुक्म पास किया जिससे कि भारत नेपाल की सीमा पर रहने वाले लोगों को बड़ी परेशानी हुई, और वो थी कस्टम्स ड्यूटी भंसार का नियम, कि कोई भी चीज़ जो 100 रुपये से ज़्यादा की आप खरीद करेंगे उस पर कस्टम्स ड्यूटी लगेगी। ये 50% तो कहीं 30%।
और जिसकी वजह से ये शादियों का सीज़न है, लोग भारत में आकर ख़रीदारी करते हैं और जब वो नेपाल में जाते हैं तो उन्होंने गुस्से में कस्टम ड्यूटी चेक पॉइंट पे सामान छोड़ के चले गए और वो चीज़ बालेंद्र शाह की नोटिस में भी लाई गई, लेकिन वो एडमेंट हैं, इस चीज़ को वो हटा नहीं रहे। तो एंटी पीपल पॉलिसी क्यों वो लाए? भारत को पनिश करना चाहते हैं या अपने खुद नेपालियों को पनिश करना चाहते हैं? भारत को पनिश सवाल ही नहीं उठता। नेपाली ओपन बॉर्डर अगर ना हो तो जितने नेपाली सिर्फ बॉर्डर वाले नहीं, जो ऊपर पहाड़ में भी रहते हैं, सब इंडिया में आते हैं मेडिकल के लिए, नौकरी के लिए। यहाँ पर कितने हमारे इस कॉलोनी में जहाँ हम और आप बात कर रहे हैं, इसमें आपको ताज्जुब होगा जी हाँ। कि बिसाइड बंगाली यहाँ नेपाली बहुत है और नेपाल से आए हुए हैं। मैंने बाहर देखे। हाँ, सो ये जो बॉर्डर के ऊपर जो इन्होंने टैक्स लगाया हुआ है, या ये इतनी बड़ी बात नहीं है। ओके। ये जैसे बालन शाह ने काठमांडू में बस्तियों को बुलडोज कर दिया, इलीगल बस्ती, उसी तरीके से ये जो सामान खरीद के ले जाते हैं भारत से, ये बहुत छोटी मात्रा में है, लेकिन क्योंकि ये टैक्स लगाने का ये एक किस्म का सिंबॉलिक मुझे लगता है, ये इतना सीरियस मामला नहीं है। ओके सर। और ये जो ओपन बॉर्डर है हमारा, और जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं इंडिया से नेपाल जाने में, ये भारत इंडिया नेपाल रिलेशंस का एक बड़ा पहले लोग कहते थे कि रोटी बेटी का रिश्ता, अब वो बहुत पुराना हो हाँ, ये गया। चीज अक्सर भारत के आप देखिए प्रधानमंत्री को भी आप सुनते हैं तो ये रोटी बेटी का फ्रेज जरूर इस्तेमाल होता है। क्या ये रोटी बेटी की बात करने से नेपाली दिलों में, नेपाली दिमागों में इस कोई एक तार झंझनाता है कि हम ऐसे ही बोलते हैं? वो पुराने 40-50 साल जब पंचायत राज था नेपाल में, जी हाँ। यहाँ शादियाँ हैं, और ये जो रोटी बेटी है, ये कुछ तो शादियाँ क्योंकि बॉर्डर में शादी होती है, आम है। जी हाँ। लेकिन ये जो रोटी बेटी का रिश्ता, ये रजवाड़ों के बीच में था मुख्य तौर से। ओके। और जितने भी राणा और शाह थे यहाँ भारत में, जो रजवाड़े थे और जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके साथ 90% ऑफ द weddings used to take place between the royal families in India and the royal families in. So the origin of that roti beti is there. इसमें कोई शक नहीं है कि मधेश में भी रोटी बेटी का था, लेकिन अब ये एक क्लीशे बन गया है, ये एक पुरानी बात है। ओके। इसके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान नहीं, अपनी नीति निर्धारित नहीं करनी चाहिए। और Absolutely. अभी बालन शाह जैसे प्रधानमंत्री के साथ कैसे डील करना है, क्योंकि भारत को ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। भारत ने अभी तक द्योपा, कोइराला, प्रचंडा, ओलीस के साथ किया। बालन शाह तो बिल्कुल नया एक प्रधानमंत्री आ गया है, और उनका स्टाइल, उनका अभी लोग पहचान नहीं पाए हैं उसको। राइट सर। अब बात करते हैं भारत नेपाल के संबंधों के बीच में ऐसे 5 क्या इरिटेंट्स आप देखते हैं, रुकावटें देखते हैं, ऑब्स्टिकल्स देखते हैं, जिनको सरल करना या सुलझाना भारत और नेपाल के लिए
बड़ा मुश्किल होगा। और 5 ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि भारत और नेपाल तुरंत कर सकते हैं जिससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो और रिश्ते आगे बढ़ें। ये जो पुराने इश्यूज हैं, मुख्य तौर से पुराने इशू सबसे महत्व तो बॉर्डर डिस्प्यूट था। जी हाँ। लिपू लेक, काला पानी और लिम्पिया धूरा, जी। और एक जगह और है सुस्ता में जहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट है। सुस्ता तो वर्किंग ग्रुप तो है इसकी। लेकिन अब मुझे ये कहना चाहिए कि भारत के तरफ से इसमें कोई एंथुजियाज्म नहीं है, ओके, उत्साह नहीं है। उत्साह नहीं है कि इसको आगे बढ़ाया जाए। और नेपाल हमेशा यही, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट नेपाल में बहुत इमोटिव इशू है। बिल्कुल इमोटिव है। और जैसे इमोटिव इशू, जब बॉर्डर के ऊपर एक ब्लॉकेड लग जाता है जैसे हाँ। 2015 में, वो एक बड़ा इमोटिव इशू है। लिम्पिया धुरा से लेकर के लिपू लेक या काला पानी से तो कोई ब्लॉकेट का इतना कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो रिमोट एरिया है। और टेरिटरी की भी बात करें मात्र 338 स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन वो एक बहुत इमोटिव इशू है, ये मैंने खुद महसूस किया है। अब दूसरी चीज़ सर ये है कि भारत और नेपाल के अंदर दूसरा कौन सा बड़ा इशू आप देखते हैं? नहीं, एक ये बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ये जो हाइड्रो पावर का एक्सपोर्ट है, जी हाँ। अभी जो चाइना के प्रोजेक्ट से अब चाइना के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, वो उसका पावर ट्रेड चाइना के साथ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अब वो अगेन भूगोल ज्योग्राफी की वजह से इट हैज टू बी विद इंडिया और नेबरिंग कंट्री और नेबरिंग कंट्रीज। तो पहली बात तो भारत ने ये लगा दिया कि एनीथिंग कनेक्टेड विद चाइना, जी हाँ, चाइनीज इंजीनियर हो, चाइनीज इक्विपमेंट हो, और वो उसके साथ हम डील नहीं करेंगे। और अभी तक 60 मेगावाट्स बांग्लादेश के एक्सपोर्ट के लिए करवाया गया है। नेपाल में बनने वाली बिजली बांग्लादेश में भारतीय पावर ग्रिड से सप्लाई होती है। ये है पावर एक्सपोर्ट का इक्वेशन। भारत कहता है कि अगर चीन की हेल्प से या चीनी कंपनियों द्वारा वहाँ पावर प्रोजेक्ट्स बनेंगे तो वो बिजली हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। इससे पहले सर हमने देखा है भारत ने जाने कितने पावर प्रोजेक्ट अंजाम दिए हैं नेपाल में, बहुत सारे दिए हैं। तो चीन का होना एक मेजर इरिटेंट है। और मैंने देखा है कि भालेन शाह की एजेंडा पॉइंट में ये प्रमुख मुद्दा है। इससे रिलेटेड अगर आप देखें सर, तो एक चीज़ और है, 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने नेपाल में। एक बना पोखरा में और दूसरा बना लुम्बिनी के पास। और दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट खाली पड़े हैं क्योंकि भारत ने ओवर फ्लाइट परमिशन नहीं दी है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक भैरवा या लुम्बिनी यस सर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो गोरखपुर के बहुत करीब है। जी हाँ, 20-30 किलोमीटर उसका फासला है, उससे भी कम होगा। और गोरखपुर में हमारा जैगवार बेस है, एयरफोर्स स्टेशन है। जी हाँ। और उसमें कुछ सिक्योरिटी का इम्प्लीकेशन है। जी हाँ। लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है, इसको ओवरकम किया जा सकता है। जहाँ तक पोखरा का मामला है, जी हाँ,
हमें ये पोखरा और काठमांडू दो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, एब्सोल्युटली। और वो इसमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का शामिल है। अगर फ्लाइट्स डायरेक्टली पोखरा चली जाएंगी तो काठमांडू की टूरिज्म बिजनेस रद्द हो जाएगा, अच्छा और इसलिए अभी पहले अगर आप पोखरा जाना चाहते हैं, उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वो एक दो फ्लाइट्स चाइना से आती हैं, और इसलिए आपको पहले काठमांडू जाना पड़ेगा अगर आप पोखरा जाना चाहते हैं, फिर वहाँ से डोमेस्टिक फ्लाइट लेके पोखरा आना पड़ेगा। और इसमें एक तो डोमेस्टिक और दूसरा इसमें थोड़ी भारत की भी एंगल है, और भारत की एंगल ये है कि जितने भी चाइनीज बिल्ट एयरपोर्ट हैं जी हाँ। उसका एक किस्म से भारत की तरफ से विरोध होता है। और पोखरा एयरपोर्ट में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है चाइनीज कंपनी का। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नेपाल को एक तरीके से फंसा दिया है वहाँ हाँ, पे। और अभी जो बालन शाह सरकार उन्होंने कमीशन बैठाया है उस भ्रष्टाचार को इन्वेस्टिगेट करना, उसमें चाइनीज कंपनी शामिल है। और एक ताज्जुब की बात क्या है कि जब लास्ट चाइनीज एम्बेसडर काठमांडू से जा रहे थे तो उनकी फेयरवेल विजिट जब हुई जी हाँ। प्राइम मिनिस्टर के पास, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का रिक्वेस्ट किया कि आप इस चाइनीज कंपनी को जांच में मत डालिए, हमारे बदनामी होगी। लेकिन बालन शाह सरकार ने ये करवा, ऑर्डर हो गया है। सो ये दो एयरपोर्ट जो हैं इसमें एक एक्सटर्नल फैक्टर है, लेकिन एक्सटर्नल से बड़ा डोमेस्टिक फैक्टर है। जो बिजनेस कम्युनिटी काठमांडू की है सब नेवार हैं उधर, ओके। और यहाँ जो पोखरा का जो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी बढ़ रहा है, अभी इन्फेंसी में है, इतना बड़ा नहीं, तादाद में नहीं पहुंचा, और इसमें वहाँ के लोकल लोग शामिल हैं पोखरा के। तो ये इंटरनल राइवलरी भी है, और इस राइवलरी के साथ अगर आप भारत को ब्लेम करते हैं तो इससे गुड स्ट्रेटजी भारत के ऊपर थोड़ा लेवरेज है, एक किस्म का भारत का लेवरेज है दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। सर, एक मुद्दा मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो कि आपके भी बहुत ही क्लोज है, वो है अग्निपथ स्कीम, अग्निवीर स्कीम। जब से अग्निपथ स्कीम भारतीय सेना में, नौसेना में और वायुसेना में लागू हुई है, नेपाल से कोई गोरखा सैनिक नहीं आया है। क्या नेपाल भारत को अनुरोध करेगा कि इस अग्निपथ स्कीम को भारतीय गोरखा के लिए, नेपाली गोरखा के लिए हटा लिया जाए, या ये ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है और ये स्कीम रिकंसीडर नहीं होगी? क्या इससे संबंधों में फर्क पड़ेगा? देखिए, अवश्य इसका इफेक्ट होगा, और क्योंकि ये कूटनीति का इशू है, लेकिन कूटनीति से ज़्यादा ये एक दो देशों को जोड़ता है। ओके। क्योंकि गोरखा सैनिक हमारे देश के लिए लड़ते हैं, और कितने शहीद हो चुके हैं। जी हाँ। ये 2020 जब से कोविड शुरू हुआ था, जब कोविड था तब से लेके आज तक, यानी कि 6 साल हो गए हैं, भर्ती बंद है। और अभी तक कोई संभावना नहीं है कि शुरुआत होगी। पहले कम्युनिस्ट
60% उनका प्रभाव था कैबिनेट पार्लियामेंट में। अब जैसे हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि अब वो 60% से 10% से कम हो गया है उनका प्रभाव। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर, क्योंकि कम्युनिस्ट ने उनका जो मैनिफेस्टो था उसमें फॉरेन विदेशी सेना में भर्ती होना और ख़ासकर भारत में भर्ती होने के खिलाफ वो बातचीत चलती थी। ओके सर। अब लेफ्ट पार्टीज कम्युनिस्ट घट गई है, नई सरकार आ गई है। अभी तक तो कोई बातचीत हुई नहीं, और वहाँ से अभी हाल में एक रासपा के वरिष्ठ अधिकारी जो भूपू सैनिक के बच्चा है, उनका लड़का है, उन्होंने एक वीडियो निकाला है। जी हाँ। और कुछ नेपाली भूपू सैनिकों ने भी वीडियो निकाला है कि सरकार ने अग्निवीर क्यों रोक दिया है। ये सवाल पूछा जा रहा है नेपाल सरकार से। नेपाली नागरिक भूपू सैनिक नेपाल के अंदर ये सवाल पूछ रहे हैं। जी हाँ। तो मुझे लगता है अभी तक तो इसके ऊपर बातचीत हुई नहीं। सर, हम बात कर रहे थे इस वीडियो से पहले, आपने कहा था कि नेपाल में बहुत ज़्यादा तादाद में भूतपूर्व सैनिक रहते हैं जो भारतीय सेना में सर्व कर चुके हैं और भारतीय सेना के पेंशन भोगी हैं, और उनकी एक लॉबी है। तो अगर हम अग्निवीर स्कीम या अग्निपथ स्कीम को भारत या नेपाल के लिए रियायत दे देते हैं तो एक तरीके से उस लॉबी को भी बल मिलेगा और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी। अब ये रियायत 4 साल की जगह 7 साल अग्निवीर और 25% की जगह रिटेंशन 75%। अब ये बातचीत हम सुन रहे हैं अग्निवीर स्कीम जी हाँ में बदलाव आने की, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सरकार, और ख़ासकर क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री का आइडिया है, वो इसको चेंज करेंगे। बहुत कोशिश हो चुकी। लेकिन दिस विल बी अ वेरी स्मॉल प्राइस टू पे फॉर इंडो नेपाल रिलेशंस। बट इसमें जो जहाँ तक मुझे ज्ञान है, ये भारत सरकार does not want to give this concession to नेपाल। इंटरनली हमें प्रॉब्लम आएगी कि आपने ये रूल नेपाल के लिए चेंज किया है, फौज एक ही है, तो आपने ये क्यों किया। लेकिन आपने ठीक कहा कि ये एक छोटा सा जेस्चर होगा जिससे हमारे कूटनीति को और हमारे संबंधों में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होगा। लेकिन ऐसी बात हमारे लोग नहीं समझते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी ये नई सरकार से बातचीत होने के बाद कुछ इसमें अग्निवीर में नेपाली भर्ती होने के लिए 6 साल के बाद फिर शुरुआत हो जाएगी। नहीं तो बहुत अच्छा वेलकम स्टेप होगा। अग्निवीर में नेपाली गुरखों के लिए किसी ने मना तो किया नहीं है। अगर हम वो समय सीमा की मियाद बढ़ा दें सर्विस की तो वो आ सकते हैं। हमने उनको रोका नहीं है, नेपाल ने भी अपने उनको नहीं रोका है। उन्होंने कहा इस कंडीशन पे नहीं आए। बिल्कुल यही कहा है। भारतीय सेना में नहीं आएंगे ऐसा नहीं कहा है, सिर्फ अगर ये रियायत दी जाए तो हो सकता है। और कौन सा मेजर मुद्दा आप देखते हैं भारत नेपाल संबंधों को उठाने का जिससे आगे बढ़े, विश्वास बहाली हो? ये बॉर्डर इशू। जी हाँ। और अगर हम काला पानी का इशू नहीं रिजॉल्व कर पाते, क्योंकि भारत और
नेपाल में तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको Amend कर दिया अमेंड कर उन्होंने। दिया। सो ये सोसा एरिया में जो डिस्प्यूट है दैट कैन बी मैनेज्ड, जी हाँ, वो तो इनसे किया जा सकता बाउंड्री है। पिलर्स ही खड़े करने। हाँ, सो कम से कम भारत एक शुरुआत तो हो। शुरुआत होगी। और दूसरा जो हम जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं नेपाल के साथ इज ऑन अग्निवीर, जो आपने जी हाँ। रियायत के बारे में बात की है। ये रियायत देना एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर होगा। तो आज आप क्या सोचते हैं कि भारत चीन और अमेरिका के साथ पिष्ट है नेपाल में अपने प्रभाव को फिर से कायम करने के लिए? नहीं, भारत स्टैंड अलोन है। जी हाँ। और भारत स्टैंड अलोन जो पिच है, जो तनाव है, वो चाइना और यूएस के बीच में है। भारत को कुछ नहीं करना है, क्योंकि भारत की पोजीशन ज्योग्राफी की वजह से और जो ऐतिहासिक रिलेशंस हैं नेपाल और भारत के, वो बुलंद हैं। और यहाँ पर ताज्जुब की बात नहीं है कि देर आर एटलीस्ट इन इंडिया 4 to 5 million people वर्किंग इन इंडिया। गल्फ में तो उनके 2 मिलियन हैं, 3 सर। 2 या 3 मिलियन, यहाँ तो 5-6 मिलियन। ज़्यादा और ही। जैसे मुझे मेरे गांव में लोग नेपाली जो भारत में आके काम करते हैं और फिर कुछ दिनों के लिए अपने गांव आते हैं, वो मुझे कहते हैं कि बिना भारत के हम तो जी नहीं सकते। आवर लाइफ सस्टेनेंस इज इंडिया। सो तनाव खींच चाइना और यूएस में रहे, भारत, इंडिया इज नॉट अफेक्टेड। चाहे कोई भी सरकार काठमांडू में आ जाए, इंडिया इज एट अ स्टैंड अलोन एडवांटेज। और इकोनॉमिक ब्लॉकेट जैसी कार्रवाई करने से बेवकूफ़ी है, लेकिन हमारा नेचुरल एडवांटेज है, एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। सर, आपने भारत नेपाल के संबंधों को और इनका क्या भविष्य हो सकता है बड़ी खूबसूरती से बयान किया। रेड ओवर ग्रीन के बहुत सारे दर्शक नेपाल से हैं और आप नेपाल प्रेमी हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमरो नेपाल र भारत को संबंध सदाई जस्तो उसको झंडा माथि जान्छ। अनि नयाँ सरकार, बालन शाहको सरकार को जो संबंध छ त्यो पनि आशा छ, मेरो विश्वास छ उसमा केही ढिल हुँदैन। किनकि भारत र नेपाल दाजुभाइ जस्तो छन् अनि सधैँ खुसी मिलापमा बसेर आफ्नो अगाडिको हेरचाह गर्छ। जय नेपाल, जय नेपाल, जय भारत। जय भारत।